चलिए बेटा, सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का। तो लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने पहले 15 क्वेश्चन कर लिए थे। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 16 की। द एनर्जी एसोसिएट विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इज दिस। ठीक है, व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएट विद फिफ्थ ऑर्बिट। देखिए, हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला है -2.18 10 की पावर -18 अपॉन एन स्क्वायर। अब आप n की जगह पे 5 रखोगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा फिफ्थ ऑर्बिट। कैलकुलेट द रेडियस। अच्छा, मैं यहां पे आपको सारे फॉर्मूले बताता हूं, मैंने एग्जांपल में भी बताया था। अगर रेडियस निकालना है तो r0 n स्क्वायर। अब वो कह रहा है फिफ्थ ऑर्बिट के लिए निकालो, 5 रखो, आपका काम बन जाएगा। अगर हाइड्रोजन के लिए है तो कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी निकालना है 1/137 c/n स्क्वायर। ये हो गया वेलोसिटी। तीसरा, एनर्जी निकालना है -2.18 10 की पावर -18 अपॉन में n स्क्वायर। ये अभी हाइड्रोजन के लिए। अगर आप कहो कि भैया हाइड्रोजन के लिए नहीं निकालना, किसी भी एलिमेंट के लिए निकालना है, किसी भी एलिमेंट के लिए, तो यहां पे आपको z से डिवाइड करना होगा, यहां z से मल्टीप्लाई और यहां पे z स्क्वायर से मल्टीप्लाई। अब ये हो गया फॉर एनी एलिमेंट। क्वेश्चन में मेरे से एनी एलिमेंट नहीं, हाइड्रोजन के बारे में पूछा है। और अगर Z वाला फॉर्मूला याद रखोगे तो हाइड्रोजन का Z वैसे भी बन होता है, वो अपने आप गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। ठीक, आप में से कोई बच्चा कमेंट में मेरे को लिख के देगा कि 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाय 137 कितना होता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पे दूसरा फॉर्मूला क्या लगेगा क्वेश्चन के हिसाब से, R इज इक्वल्स टू r0 n स्क्वायर। और r0 है यहां पर रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम 0.0591 नैनोमीटर। करिए इसको नोट, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन बाल्मर सीरीज। पहले मैं आपको पूरा बाल्मर सीरीज वगैरह का टॉपिक बता देता हूं। देखिए, हमारे पास एक इक्वेशन है रेडबर्ग की, 1/λ इज इक्वल्स टू r 1/n1 की स्क्वायर माइनस 1/n2 की स्क्वायर। यहां पे n1 है आपका ग्राउंड स्टेट और n2 है आपका एक्साइटेड स्टेट। ठीक, पहले तो इस बात को समझो, ये है आपका वेवलेंथ और ये है आपका वेव नंबर। r है आपका रेडबर्ग्स कांस्टेंट। रेडबर्ग्स कांस्टेंट है 109677 पर सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास n1 है, n2 है, रेडबर्ग्स कांस्टेंट है। इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास कुछ सीरीज आती है, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड, हेम्फ्रे। तो यहां पर इनकी ग्राउंड स्टेट का n1 फिक्स है और जो एक्साइटेड स्टेट है वो उससे ज्यादा होगी। जैसे n2 है, इसके लिए होगा 2 3 एंड सो ऑन, 3 4 एंड सो ऑन, 4 5 5 6 6 7 7 8। ठीक है, अब बात आती है इनके कलर की। ये है अल्ट्रावायलेट, ये विजिबल लाइट, और जो बाकी के बचे हुए हैं वो सब है इंफ्रारेड। तो अगर क्वेश्चन आता है लाइमन सीरीज जो है वो कौन सी ईएम वेव एमिट करती है, तो आप बोलोगे अल्ट्रावायलेट। बाल्मर सीरीज विजिबल लाइट, पास्चन ब्रैकेट पीफन इंफ्रारेड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है, आप ध्यान दो इस पे, इस पूरे टॉपिक को समझो। पेज रोको, लिखो इसको, कर लिया नोट। चलिए, एक और चीज बतानी है, चलो इसी पेज पे बनाया।
अब आपको ध्यान रखना है फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए आपका N2 होगा N1 + 1। फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ N2 होगा इनफाइनाइट। फॉर लॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी N2 होगा इनफाइनाइट। फॉर शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी N2 होगा N1 + 1। इन चारों बातों को ध्यान दो, ये लर्न रखना है आपको, इसी के हिसाब से क्वेश्चन बनेगा। अब उसने बोला लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, और दूसरी चीज बोली बाल्मर सीरीज। फॉर बाल्मर सीरीज आपका N2 होगा N1, N2 होगा 2, N1 होगा 2। बाल्मर सीरीज के लिए N1 होगा 2, और फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए N2 होगा 2 + 1, ये बताया। ठीक है, शॉर्टेस्ट होता तो मैं इनफाइनाइट कर देता। 1/λ = R 1/N1² - 1/N2²। इसमें लगाओ, आपके पास आंसर आ जाएगा। यूनिट होगी इसकी पर मीटर। ठीक बात, जल्दी से इसको नोट करो, स्क्रीन रोको, नोट करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द एनर्जी इन जूल रिक्वायर्ड टू शिफ्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू फिफ्थ ऑर्बिट। ठीक है, एंड व्हाट इज द वेवलेंथ। ठीक है, हाइड्रोजन एटम की बात आई है, चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा आपका? E फाइनल - E इनिशियल 2.18 10⁻⁻18। पीछे करा चुका हूं मैं इसमें क्वेश्चन। 1/N1² - 1/N2²। क्वेश्चन के हिसाब से आपका N1 दिया है 1 और N2 दिया है 5 यानी कि 5। हो जाएगा क्वेश्चन, चेंज इन एनर्जी आ गई। दूसरा काम क्या कहता है? वेवलेंथ बताओ जब इलेक्ट्रॉन रिटर्न करता है ग्राउंड स्टेट पे। ठीक है, अब जरा ध्यान दो। अच्छा, ये ध्यान देना, अब आप कहोगे भैया आपने तो ये एनर्जी लिखी है, यहां ये लिखी है, ये अर्ग में है बेटा। अगर वो क्वेश्चन अर्ग में दे रहा है तो आप भी क्वेश्चन को अर्ग में करोगे। इसको चेंज कर लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैंने नीचे नहीं पढ़ा था। और ध्यान रखना, अगर -11 लिखा है तो आपका आंसर अर्ग वाला होना चाहिए। एक सीजीएस यूनिट होती है अर्ग। अगर मैं चलिए बेटा, हाँ देखिए क्या बोल रहा था मैं आपको। वो कह रहा है चेंज इन एनर्जी जो है वो अर्ग में है, तो आपको आंसर भी अर्ग में लिखना है। दूसरा काम उसने क्या बोला है? वेवलेंथ निकालो। ये पीछे भी एक क्वेश्चन आया था, हमने डेल्टा ई को hc/λ के इक्वल रखा, तो लैम्डा क्या है आपका? hc/ΔE। करिए इसको नोट, फिर आगे चलते हैं। चलिए, द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय दिस, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इट कंप्लीटली फ्रॉम n = 2। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? सेम क्वेश्चन है, आप खुद करेंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करेंगे। नहीं होगा तो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं करा दूंगा इसको। फॉर्मूला वो लेगा आपका डेल्टा E = -2.18 10⁻⁻18 अपॉन में n²। n की जगह पर वैल्यू दे रखी है। फिर डेल्टा E = hc/λ। चलिए, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट बेटा, एक लाइट लगाई है, वो बार बार गिर रही है, इसलिए थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है वीडियो में, तो उसके लिए सॉरी। आगे ध्यान देते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी दिस। ठीक है, आपको वेलोसिटी दे रखी है और उससे वेवलेंथ मांग रहा है। ठीक है, क्या करें? तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या कहती है?
लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन में एम बी। एच की वैल्यू मैं जानता हूं 6.626 10 की पावर माइनस 34। वी की वैल्यू यहां पर दे रखी है 2.05 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10 की पावर माइनस 31 kg। आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, समझे? अब ठीक है ना? ठीक, चलिए देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, कैलकुलेट करो वेवलेंथ। कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन में एम बी या पी। इससे पहले मैं आपको सॉल्व करा चुका हूं कि P इज इक्वल्स टू 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, मास दे रखा है, वेवलेंथ आ जाएगा। हाँ ना बोलो। चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया नियोन का। नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी के साथ में आता है फ्लोरीन जिसके पास 9 होते हैं। उसको अगर मैं एक और बढ़ा दूं यानी कि माइनस लगा दूं तो उस पर भी 10 हो जाएंगे। उसके पीछे आता है ऑक्सीजन, उस पर 8 होते हैं। उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो भी 10 हो जाएंगे। ऐसी नाइट्रोजन है, उसके पास 7 होते हैं, उसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो भी 10 हो जाएंगे। हाँ ना बोलो। इससे आगे बढ़ूं सोडियम। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर उसमें से एक निकाल दूं तो 10 हो जाएंगे। मैग्नीशियम के पास 12 होते हैं, उसमें से 2 निकाल दूं तो 10 हो जाएंगे। एल्यूमिनियम के पास 13 होते हैं, उसमें से 3 निकाल दूं तो 10 हो जाएंगे। ध्यान क्या देना है, ये जितने भी एनायन हैं ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और जितने भी कैटायन हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं अपने आप को इस नियोन के इलेक्ट्रॉन के बराबर लाने के लिए। उसके बाद सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक बन जाते हैं। अब हम यहां ध्यान देते हैं कि यहां कौन कौन से एलिमेंट दिए। सोडियम यानी कि Na+, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 11 में से एक गया 10। मैग्नीशियम 12 में से 2 गए 10। और कौन सा है? बस। अब पोटाशियम, इसके पास 19 होते हैं, 19 में से एक गए 18। कैल्शियम, कैल्शियम के पास 20 होते हैं, 20 में से 2 गए 18। सल्फर, सल्फर के पास 16 होते हैं, 16 में से 2, 16 में 2 ऐड हुए तो 18। आर्गन के पास होते ही 18 है। आपका होमवर्क है क्रिप्टन के आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज लिखो, कोई 4। क्रिप्टन के लिख दो और किसको लिखोगे? नियोन के मैंने लिख ही दिए, आर्गन के इन्होंने लिख दिए। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पहले इसको नोट कर लो जल्दी से। चलिए, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग आयन। ठीक है, अब देखिए ये H है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसने एक बाहर से उधार लिया तो 2 हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ 1s2। सोडियम है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से एक गया 10 हो गए। तो ये क्या बना? 1s2 2s2 2p6। ऑक्सीजन है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इसने बाहर से लिए 10 हो गए। क्लोरीन के पास भी 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसने एक बाहर से लिया, उसके भी 10 हो गए। तो सेम ही रहेगा। दिक्कत यह है कि ये चीज क्या है। आप कहोगे भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? अगर मेरे पास क्लास ले रखी है तो आपको पता होगा, नहीं ले रखी तो भी कोई दिक्कत नहीं, बता देता हूं मैं। एक पेज ऐड कर रहा हूं, इसमें मैं आपको बता रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिन बच्चों को आता है वो इसको स्किप करके आगे बढ़ना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आता है 1s2। इसको एक याद करने का हमने तरीका बना रखा है, देखिए। स्कूल स्कूल एक सेट हो गया, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दूसरा सेट हो गया, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये तीसरा सेट हो गया। फैबुलस दिल्ली पब्लिक स्कूल
फेबुलस दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आपको ये समझना है कि यहां पर अगर मैं टोटल करने बैठता हूं सारे इलेक्ट्रॉन्स का तो वो कितना आता है, क्या मेरा काम चल जाएगा? हाँ चल जाएगा। जहां तक तुम्हारे कोर्स में आते हैं वो 120 एलिमेंट की कंफिग्रेशन ये लिख सकता है। टोटल करोगे 120 आएगा। आपका काम है टोटल करना, ठीक है, ये होमवर्क है तुम्हारा। दूसरा, एस स्टार्ट होता है 1 से, पी स्टार्ट होता है 2 से, डी स्टार्ट होता है 3 से, और एफ स्टार्ट होता है 4 से। अब बात को समझो और यहां पर ध्यान रखना, हमने एक क्वांटम नंबर टॉपिक में एक चीज पढ़ी थी कि एन हमेशा बड़ा होना चाहिए एल से, और एल है हमारे पास 0 1 2 3 4। ये है एस के लिए, ये है पी के लिए, ये है डी के लिए, ये है एफ के लिए, और ये है जी के लिए। तो इनके लिए मिनिमम नंबर ऑफ एन जो होगा वो क्या होगा? इसके लिए होगा 1, इसके लिए होगा 2, तो इसलिए 2 से स्टार्ट होता है, इसके लिए होगा 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5। तो अगर कल को क्वेश्चन आता है कि जो जी सब शेल है उसके लिए मिनिमम पॉसिबल शेल कौन सा होगा, तो वो होगा 5, ठीक है, और एफ के लिए कौन सा होगा 4 वगैरह वगैरह। ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी मैंने आपके यहां पे, इस पे ध्यान दो। ठीक, एक पेज और ले रहा हूं मैं, एक और चीज समझानी है मेरे को, पहले इसको समझ लो। एक आध क्वेश्चन लेता हूं मैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो क्लोरीन की, जिसका Z है 17। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बैठती है? फिर स्कूल स्कूल पब्लिक, ये तो 10 हो गए, स्कूल 12, फिर पब्लिक। अच्छा ये मत सोचना कि पी में 6 ही आते, पी में मैक्सिमम 6 आते हैं, उससे कम आ सकते हैं। अब इसके बाद इसके आगे की 1 से स्टार्ट होता है S, 2 से स्टार्ट होता है P, 3P, 5 पे रुक गया। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। अच्छा ऐसे ही आर्सेनिक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप मुझे लिख के देंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर एक टॉपिक मुझे और समझाना है, वो है ये पेज ऐड हो गया। हाँ, अगर मैं आपसे कहता हूं कि हीलियम एक फिक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप ये जान के रखिए ये सारे के सारे कौन से एलिमेंट है? ये इनर्ट गैसेज है। आपको याद होगा, ये मैंने आपको याद कराए थे, इनको याद करने का एक तरीका है। हीना, नीना और करीना का एक्स रणबीर, उसके हिसाब से ये 1s2 के इक्वल है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास वो 2 है। अगर मैं इसमें देखूं तो उसके पास है 10, इसमें 18, इसमें 36, इसमें 54 और इसमें 86। आपको ये ध्यान देना है कि इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। इसके अंदर हुए 8 ऐड, इसके अंदर हुए 18 ऐड, और इसके अंदर हुए 32 ऐड। तो अगला भी 32 होगा। मान लो यहां कोई एक्स आया तो उसका नंबर आपको लिखना है और उसके आगे की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। ठीक, तो मैं यहां पे आपको कह रहा हूं एक नंबर हो गया 8 8 18 18 32 32, और यही आपकी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर इसी तरीके से एलिमेंट अरेंज होते हैं। अगर मैं हीलियम को देखता हूं तो 1s2 के इक्वल है। ठीक है, अब अगर हीलियम के आगे कोई लिखना हो, ये 1s2 के इक्वल है, ये 2p6 के इक्वल है, 3p6 के इक्वल है, 4p6 के इक्वल है, 5p6 के इक्वल है, 6p6 के इक्वल है। तो अगर मुझे ऐसे लिखना हो, जैसे मान लो फर्स्ट सीरीज में कौन कौन आता है, तो वो आते हैं 1s2, खत्म। सेकंड, ये आपके पीरियड है पीरियोडिक टेबल के में कौन आता है, तो पहले तो आप हीलियम भर चुके हैं पूरा, ध्यान देना, हीलियम भर चुका है यानी कि 1s2 हो चुका है। उसके बाद क्या आएगा 2s2, 2p6, जरा ध्यान दो, s के बाद p। अब थर्ड में क्या होगा, नियॉन पूरा हो चुका है, 3s2, 3p6, अभी तक यही चला है। ठीक है, फोर्थ में
जब आपका आर्गन आएगा, आर्गन कंप्लीट हो चुका है, यहां तक आपके 2 तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले कंप्लीट हुए थे, यहां पर 10 तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले कंप्लीट हुए थे, यहां तक 18 तक के इलेक्ट्रॉनिक वाले कंप्लीट हो गए। आर्गन का 18 नंबर है। उसके बाद जब आएंगे तो 4s2 और 4p6 के बीच में 3d और आ जाएगा, तो वो 10 इलेक्ट्रॉन जो नए ऐड हुए, जो 8 को आपने 18 बना दिया, वो ये है। फिर आती है 5th सीरीज, आर्गन के बाद आता है क्रिप्टन, 36 होता है। टोटल करोगे आपको 36 ही मिलेगा। ये यहां तक 36 हो चुके हैं, तो यहां पे आएगा 5s2, ठीक है, 5p6, ठीक है, लेकिन 4d10 और आ चुका है बीच में। 6 में आएगा आपका जिनॉन, तो वहां पर आएगा 6s2, 6p6, 5d आ चुका है, एक नया आने वाला है, वो है 4f14। इसी को सेम लिखेंगे 7 सीरीज में कौन आएगा, थोड़ा नीचे, ठीक है, 7 सीरीज में कौन आएगा, Rn, 7s2, 7p6, 6d10 और 5f14, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान देंगे, यहां एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। ऐसे मान लो इसके बाद क्या आता है, s और p, फिर दोबारा s और p, फिर s और p के बीच में d, फिर दोबारा spd, फिर s और p और d के बीच में एक f और आ जाता है, और वो भी 2 बार रिपीट होता है। जल्दी से इसको देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे चीजों पे छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर आ गया, ये मैंने बताया था, इसका मतलब 2 है, 2 और 1 3, 3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप खुद लिखोगे, 10 11 12 13 14 15, ये Z लिख रहा हूं मैं सब पे। आर्गन होता 18 19 20 21, ये सबके Z हैं। और यही पूछा शायद उसने, हाँ वो पूछ रहा है कौन से एटम है, हाँ जी हो गए। ये लिथियम है, ये आपका फास्फोरस है, ये भाई साहब स्कैंडियम है, ठीक है। अब वो कह रहा है व्हाट आर द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, ये आपका क्वेश्चन हो गया। आप पता करो ये कौन से हैं जो यहां आके रुक जाते हैं। पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा दी है, यहां तक भी अगर नहीं कर पाया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी बेटा। जल्दी से इसको नोट करो फिर आगे बढ़े। चलिए, व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जी के लिए लोएस्ट वैल्यू क्या होती है 5, एफ के लिए लोएस्ट वैल्यू क्या होती है 4, डी के लिए 3, पी के लिए 2 और एस के लिए 1। ये है लोएस्ट वैल्यू ऑफ एन, यानी कि नंबर ऑफ शेल। जल्दी से इसको नोट कर लो। चले आगे, चलिए, एन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द 3d ऑर्बिटल। अच्छा, किसी 3d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, गिव द पॉसिबल वैल्यू ऑफ NL फॉर दिस, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी उसने बोला 3d, ये रहा आपका n, n इज इक्वल्स टू 3, d के लिए पॉसिबल l की वैल्यू जो है वो है 2। मैं कोशिश करूंगा एक एक सबके ले लूं, एक d का, एक s का, एक p का और एक f का, और फिर कुछ होमवर्क दे दूंगा। अब यहां पर ml क्या हो सकता है, ml होता है -l से +l तक की सारी वैल्यू, तो इसके लिए हो जाएगी -2, -1, 0, +1, +2, 5 वैल्यू है, इनमें से कोई भी एक हो सकती है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो आपका n, l और ml हो गया। और जो ms होते हैं वो होता है अप एरो या डाउन एरो, इसको आप +½ या -½ भी कह सकते हैं, ये उसने पूछा नहीं है, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन है तो या तो अप एरो पे होगा या माइनस एरो पे होगा, ठीक। अब मैं आपके पास केस लेके चल रहा हूं 5s का, 6p का और 4f का। तो यहां पर n की वैल्यू है इसकी 5, s के लिए l की वैल्यू है 0, p के लिए l की वैल्यू है 1 और f के लिए l की वैल्यू है 3। जरा ध्यान दो, तो जो आगे लिखा है वो आपका n है, और ये भाई साहब बताएंगे आपका l कितना है, ये बता दिया हमने l। फिर ml कितना है, s के लिए ml सिर्फ एक होता है 0, p के लिए 3 हो सकते हैं -1, 0, +1 और f के लिए 7 हो सकते हैं -3,
-2 -1 0 +1 +2 +3। लगे हाथ हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। अब आपको मुझे एन एल एम एल बताना है। 4f का तो बता दिया, 5f का, 6d का, 7s का, 8p का। ये मत कहना भैया 8p एग्जिस्ट नहीं करता, जो भी है मैंने तो बस आपको एक क्वेश्चन दिया जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चले आगे। एक एटम है जिसके एलिमेंट में 29 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है भैया, और 35 न्यूट्रॉन है। एक एटम है, पहली बात कोई आयन नहीं है। अच्छा, 29 कॉपर का नंबर होता है और 35 न्यूट्रॉन है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? जितने इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट की क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं कराने ही वाला था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर की थोड़ी सी अलग है। फिर वो स्टार्ट कर दो। स्कूल पब्लिक, यानी कि 10 हो गए। स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली। यहां पर इसके 9 आए, आप कैलकुलेट करके देखो। ये 9 इलेक्ट्रॉन आए। हुम्स रूल के हिसाब से ये अपने आप को ऐसा कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना यहां भेज देता है, क्योंकि यहां पर इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है कॉपर में। सेम केस ले रहा हूं मैं क्रोमियम का, जिसका Z है 24। अच्छा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे भी लिख सकते थे, आर्गन, जिसका मतलब है 18। आर्गन का मतलब 18 तो मैंने लिख दिए। कहां तक लिख दिया? आपका यहां तक। चेक करो। फिर उसके बाद लिखूंगा मैं 4s1 3d10। ये दूसरा तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, इसको भी ध्यान दो। चेक करो। अगर मैं क्रोमियम लेता हूं जिसका Z24 है, तो क्या मैं उसको लिख सकता हूं आर्गन 4s2 3d4। ये फिर कहेगा कि भैया मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा हूं और हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड की स्टेबिलिटी में जा रहा हूं, ठीक है। रीजन सेम, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स। तो क्रोमियम और कॉपर थोड़ी सी अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं, जिसका रीजन है हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं। और ऐसा किसने कहा था? हुम्स रूल ने। ऐसा किस वजह से होता है? हुम्स रूल के हिसाब से देख लो एक बारी, ठीक है। अच्छा, अगर यहां पर ऐसा हो कि मुझे जगह नहीं है यहां पर, नहीं रहने दो। अगर मुझे यहां पर क्रोमियम को देखना हो, देखिए कॉपर था, कहां गया? कॉपर था 4s1 3d10। तो कॉपर प्लस क्या होगा? लास्ट शेल 4th है, वहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा, समझ रहे हो। और अगर ऐसे ही मैं देखूं क्रोमियम Z24 4s1 3d5, तो क्रोमियम प्लस कितना होगा? 4s0 3d5। समझे? अब आपने कहा भैया क्रोमियम 3+ होता है ज्यादातर, तो एक बार इसमें से इलेक्ट्रॉन गया, उसके बाद डी में से जा सकते हैं। अगर कोई बच्चा अच्छा बच्चा है तो बताए ये 3d3 क्यों स्टेबल होता है? वैसे ये 11th क्लास के लिए नहीं है, फिर भी अगर किसी को पता है, कई बच्चे होते हैं जिनको पता रहता है, अच्छे बच्चे आगे का पढ़ के रखते हैं, तो क्यों स्टेबल होता है? अगर मैं आपसे बात करूं यहां पे Cu2+ की, क्यूप्रिक की, तो उसके बाद आपके इलेक्ट्रॉन 4s0 के बाद 3d10 में से जाएंगे। अब मैं कह रहा हूं क्यूप्रिक कम स्टेबल है, क्यों? ये भी आपको जवाब देना है।
ठीक बात, समझो, इसको नोट करो, अब इसको नोट करो। चलिए, गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, H2 जिसका Z है 2, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया क्योंकि प्लस का है, एक H2 2, O2 प्लस, O के पास होते हैं 8, 8 दूनी 16, 16 में से एक गया 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब आप एक काम करो, F माइनस Cr प्लस Cu2 प्लस Zn2 प्लस Fe3 प्लस आर्सेनिक 3 प्लस, और कौन सा लेंगे, क्लोरीन माइनस एल्यूमिनियम 3 प्लस, इनके भी इलेक्ट्रॉन निकाल के देना। प्रैक्टिस करा करो बेटा, क्वेश्चन तभी तैयार होंगे तुम्हारे। अगला क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर, सॉरी, एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n इक्वल्स टू 3, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L और Ml, अभी पीछे कराया है मैंने आपको। अगर n है आपका 3, तो L क्या क्या हो सकता है, n से छोटा होगा, उसमें 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, यानी कि S भी आएगा, P भी आएगा, D भी आएगा। और अगर ये है तो Ml क्या क्या हो सकते हैं, S के अंदर 0 हो सकता है, T के अंदर -1 +1, -1 0 +1 हो सकता है, और D के अंदर -2 -1 0 +1 +2 हो सकता है। लिस्ट द क्वांटम नंबर Ml और L फॉर, अच्छा अब इसके लिए आप खुद करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले कराया था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल आर नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन पॉसिबल नहीं है, 1p पॉसिबल नहीं है, 2s पॉसिबल है, 2p पॉसिबल है, 3f पॉसिबल नहीं है, क्योंकि p का l जो होता है वो होता है 1, और n आपको ये दे रखे हैं, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, क्यों पॉसिबल नहीं है, 1p में n इक्वल है l के, 3f में n इक्वल है l के, जो कि गलत है। n हमेशा बड़ा होना चाहिए l से, ये एक रूल है, n यानी कि नंबर ऑफ शेल नंबर ऑफ सब शेल से बड़ा होना चाहिए, अगर इक्वल हो या छोटा हो तो गलत है। जल्दी से समझो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यूजिंग एसपीडी नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, अच्छा विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, अगर n ये दे रखा है, l ये दे रखा है, तो ये आपका 1s, 3 1 का मतलब p, 4 d, 4 f, ठीक है। अब आप ये खुद करना, n और l की कुछ वैल्यू मैं लिख के दे रहा हूं, ये सब जो बच्चे क्लास में आते हैं मेरी, वो नोटबुक पे चेक करूंगा, जो बच्चे नहीं आते हैं वैसे ही देख रहे हैं, वो कृपया करके मेरे को कमेंट कर दिया करो, तो मुझे पता चलता रहेगा कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे। चलिए, एक्सप्लेन गिविंग द रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल। देखिए, अब मैं यहां पर मार्कर से मार्क करता जाऊंगा कि कौन कौन से पॉसिबल नहीं है। ये भाई साहब पॉसिबल नहीं है, n इक्वल टू l, ये पॉसिबल नहीं है, n इक्वल है l के, ये पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है मैंने आपको बता दिया, n l के इक्वल नहीं हो सकता। उसके बाद भी चेक कर लेते हैं जो बचे हुए हैं। हाँ, इसके अंदर कभी कभी होता है कि हाँ 0 लिखा और ml वो -1 लिख दे तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जिसका l 0 होगा उसमें सिर्फ एक ही होगा, जिसका l 1 होगा उसमें 3 होंगे, +1 -1 और 0। जिसका l 2 होगा उसमें 5 होंगे, -2 -1 0 +1 +2। जिसका l 3 होगा उसमें 7 होंगे। ये सिस्टम है आपका, वो भी चेक कर लेना। चलिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम में हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। अच्छा, किसी का n4 है, और देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, 2n²। 2n² का मतलब क्या है, 2 4 का स्क्वायर 32। अब 32 इलेक्ट्रॉन में
प्लस हाफ वाले होंगे आधे और माइनस हाफ वाले होंगे आधे, और उसने मुझसे सिर्फ माइनस हाफ के मांगे, तो आंसर होगा 16। अगर 4 के टोटल इलेक्ट्रॉन मांगता तो 32, लेकिन उसने मुझसे सिर्फ आधे मांगे तो मैंने बोला 16। अगर n इज इक्वल्स टू 3 है और L है 0, तो ये 3s है बेटा। 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक। अब अगर n इज इक्वल्स टू 5 हो और L इज इक्वल्स टू 1 हो, n इज इक्वल्स टू 5 हो और L इज इक्वल्स टू 2 हो, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? n इज इक्वल्स टू 6 हो और ms उसका प्लस हाफ हो, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो और क्वेश्चन भी ट्राई करो। ये होमवर्क है आपका, अभी क्या भी ट्राई करो। चलिए, शो दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विद इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिटल। ठीक है, तो पहले तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है? लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन में mv। एक इक्वेशन बोहर की ऑर्बिट थी, बोहर का फॉर्मूला था L इज इक्वल्स टू mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन में 2 पाई। अगर 2 पाई को मैं उठा के उधर ले जाऊं और mv को उठा के नीचे ले आऊं, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि भैया n को बाहर रख लो, h अपॉन में mv एक साथ ले लो, और mv तो आप h अपॉन में mv तो आपका लैम्डा था, तो यहां से आपके पास क्या आया? 2 पाई r इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ h अपॉन में mv, यानी कि वेवलेंथ। तो ये हो गया आपका सरकमफ्रेंस, जो इक्वल है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। यहां पे एक इंटीजर नंबर है जो 0 भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, बस बटे में नहीं हो सकता। ठीक, पकड़ो क्वेश्चन नंबर 32। एक मिनट, इसको नोट कर लो, पहले जल्दी से नोट करो बेटा, स्क्रीन रोको, उसको नोट करो, आगे चलो। What transition in hydrogen spectrum would have the same wavelength, अच्छा, as the Balmer transition n is equals to 4 to 2 of helium। ठीक है, पहले तो आप हीलियम के लिए लिखो 1 अपॉन लैम्डा एच ई। सेम वेवलेंथ बोला उसने। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेवलेंथ हाइड्रोजन की इक्वल है वेवलेंथ हीलियम के। पहली बात तो ये है, ठीक। दूसरी बात, हम जानते हैं 1 अपॉन लैम्डा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन r 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। इसी तरीके से मैंने लैम्डा h का ले लिया, r बालमरी सीरीज है तो n1 तो सेम ही होगा, n2 वो मांग रहा है। ठीक, अब यहां पर आप ये फॉर्मूला लिखेंगे r 1 अपॉन n1 का स्क्वायर 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, किसके लिए? 1 2 डैश का स्क्वायर, यहां डैश आएगा हाइड्रोजन के लिए, विच इज इक्वल्स टू r 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर हीलियम का। एक हाइड्रोजन का और एक हीलियम का, r से r कट रहा है आपका, बचा क्या? ये मेरे पास है 2 क्वेश्चन के हिसाब से, ये मेरे पास है 4, ये मेरे पास फिर से है 2, इसको निकालना है। 4 वेरिएबल में से 3 गिवन है, चौथा आ जाएगा। मान के चल रहा हूं मैं आप 10 पास हो, तो इसको कैलकुलेट करो। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस He प्लस, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ दिस, ठीक है। यहां पर ये आपकी एनर्जी है, मेरे पास इसका फॉर्मूला है माइनस 2.18 10 की पावर माइनस 18 अपॉन में n स्क्वायर। बात को सुनना, यहां कुछ लिखा है ग्राउंड स्टेट, मतलब ये। पहले तो आप इसको समझो यार, आयनाइजेशन एनर्जी जो है हाइड्रोजन एटम की इतनी दे रखी है, ठीक है। कैलकुलेट करो एनर्जी किसकी?
हीलियम की, ठीक है। हीलियम में बस एक Z और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का स्क्वायर। आयनाइजेशन एनर्जी के लिए प्लस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जो चेंज इन एनर्जी होती है वो होती है E फाइनल माइनस E इनिशियल। E इनिशियल तो वही -2.18 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन में n का स्क्वायर है, लेकिन जो E फाइनल है वो 0 है, क्योंकि आयनाइजेशन के बाद इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? लंदन इनफाइनाइट पे। तो वहां के लिए जो ये आएगी वैल्यू वो 0 आएगी, इस पे ध्यान देना। तो इस फॉर्मूले को ध्यान दो और इस बात पे ध्यान दो, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन किसी और तरीके से घूम के आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, इफ द डायमीटर ऑफ कार्बन इज दिस मच, ये डायमीटर है कार्बन का, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम विच कैन बी प्लेस साइड बाय साइड। अच्छा साथ साथ लगा दे हम तो कितने कार्बन एटम आ सकते हैं, उनके नंबर बताओ। लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। करेंगे क्या हम कहेंगे 0.15 नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9 मीटर, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। 0.15 10 की पावर -2 कम कर दो सेंटी के लिए, क्योंकि सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर -2। इतने मीटर में एक कार्बन आता है, तो 20 सेंटीमीटर में कितने आएंगे? 1/0.15 10 की पावर -7 मल्टीप्लाई में 20 कार्बन एटम्स, ठीक है। कार्बन है, कहीं से कूलम समझना। चलिए समझिए, आगे चलते। 2 इंटू 10 की पावर 8 एटम्स ऑफ कार्बन एटम है। दोबारा कैसे आ गए? सेम क्वेश्चन है बेटा, देख लेना एक बारी, ऐसा ही क्वेश्चन है, देखो जैसा ये है वैसा ही ये है, ठीक है। अब यहां क्वेश्चन नंबर 36 आ गया है, यहां तक अभी हम रोक रहे हैं, इसके आगे क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए राधे राधे, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से इसको नोट करो।